my dear students, and welcome you all to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. आज हम करने जा रहे हैं civics को wind up with this last chapter, that is outcome of democracy. Outcomes of democracy. तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो ये आपका चैप्टर है, इसमें क्योंकि हम डेमोक्रेसी देखो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी हमने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक लगाव हो गया है. नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट वाज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? नेशनलिज्म इतना लंबा जो स्ट्रगल रहा वो किस लिए था, या नेशनलिज्म इन इंडिया हमने पढ़ा तो वो किस लिए हो रहा था, ताकि हम एक ऐसी गवर्नमेंट फ्रेम कर सके जिसमें लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी जाती है. क्लियर? तो डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं हमें प्यार हो गया है. तो अब हम इस लास्ट चैप्टर में आज हमने इवैल्यूएट करना है डेमोक्रेसी को, कि क्या डेमोक्रेसी सही मायने में एक अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं. तो हम कुछ एक क्राइटेरियाज के बेसिस पे डेमोक्रेसी को आज इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस चैप्टर में ना थोड़ा सा आप देखोगे कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, एक डिलेमा में रहोगे आप लास्ट तक इस चैप्टर में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा वो हम बाद में देखेंगे. क्लियर? तो डिलेमा क्या है कि एक तरफ हम डेमोक्रेसी को सेव कर रहे हैं कह के कि इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसी के कॉन्ट्राडिक्टरी हम ये भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ये फ्लॉजेस हैं. तो अल्टीमेटली हमें डेमोक्रेसी को अच्छी गवर्नमेंट कहना है या नहीं कहना है, ये हम इस चैप्टर से आज इवैल्यूएट करेंगे. सो लास्ट चैप्टर ऑफ योर civics, that is outcomes of democracy. Clear? Let's begin with the chapter. So what is it? क्या कहती है ये पिक्चर? Is that what democracy deserves? कि क्या डेमोक्रेसी को इस तरीके से हर तरह से पत्थर पड़ने चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है. हम यही फैक्ट इस चैप्टर के थ्रू आज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है या नहीं है. राइट? हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम? हम कैसे चेक करें कि जो डेमोक्रेसी हम एस्टैब्लिश करना चाहते थे उसने अपने टारगेट्स को अटेन किया या नहीं किया. हमने इसमें इवैल्यूएट करना है डेमोक्रेसी को. तो कैसे असेस कर सकते हैं हम डेमोक्रेसी को? सबसे पहले देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी को असेस तो कर लेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी ने प्रोमिसेस क्या किए थे, क्या कहा था कि डेमोक्रेसी ये कर देगी, डेमोक्रेसी वो कर देगी, और ये प्रोमिसेस हमको डेमोक्रेसी ने 9th क्लास में किए थे. तो आज हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉमिस डेमोक्रेसी ने किए थे. सो डेमोक्रेसी प्रॉमिस दैट इट विल प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. डेमोक्रेसी कहती है कि सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी बनाए रखेंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. तो इवैल्यूएट करेंगे ऐसा हुआ या नहीं हुआ. enhances the dignity of an individual. हर एक इंसान जरूरी है, चाहे वो सड़क पे चलते हुए बेगर्स हैं या फिर कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है. एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? improves the quality of decision making. डेमोक्रेसी क्योंकि हर इंसान को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, क्योंकि है ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना, डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. दैट मीन्स जितने भी डाइवर्सिटी आपकी कंट्री में एस्टैब्लिश है, जितनी भी डाइवर्सिटी आपकी कंट्री में है, उन सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउ करता है, जिस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी डिसीजन लेती है. डिसीजंस में भी डिलेड, लेट हो सकते हैं डिसीजन, लेकिन डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो क्वालिटी डिसीजंस होंगे. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. के क्योंकि डाइवर्सिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही है, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया की, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के पास एक तरीका है जिससे वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को काउंटर कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका है रिप्रेजेंटेशंस देना, पार्लियामेंट में हर स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट करना, सबकी सुनवाई हो सकती है. देन इट अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स. क्लियर? डेमोक्रेसी इज अबाउट फ्रेमिंग द गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. राइट? डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही कहते हैं ना. पीपल्स पार्टिसिपेशन
एक साल अगर हमने, सॉरी नॉट एक साल, अगर एक टेन्योर में हमने गलत गवर्नमेंट चुन ली तो हमें जरूरी नहीं है कि अगले साल भी हमें उसी गवर्नमेंट को चुनना है। हमारे पास मौका है, हमारे पास चांस है कि हम उस गवर्नमेंट को इस साल नहीं चुने। अगर कोई भी हम डिसीजन गलत ले सकते हैं तो डेमोक्रेसी में चांस है कि आप उस गलत डिसीजन को रेक्टिफाई कर सकते हो। आर दीज एक्सेप्शंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? तो क्या, नॉट एक्सेप्शन सॉरी, एक्सपेक्टेशंस। सो आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? क्या ये एक्सपेक्टेशंस जो हमने डेमोक्रेसी से की थी या जो डेमोक्रेसी हमें प्रॉमिस करती है, क्या ये डेमोक्रेसी के अंडर अटेन होता है या नहीं होता, या ये सिर्फ फेक प्रॉमिसेस हैं? तो आज हम इस बात को इवैल्यूएट करेंगे। लेट अस सी, वी नीड टू एनालाइज। हमें क्या एनालाइज करना है? ओके हम इसको एनालाइज करते हैं, जो पीछे के प्रोमिसेस है देखते हैं वो पूरे होते हैं डेमोक्रेसी में या नहीं होते। So when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarch or military or religious leaders। कि जब भी आप बहुत सारे लोगों से अगर बात करेंगे तो वो लोग डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हाल देख लिया। अगर मोनार्की नहीं होती, उस तरीके की डिक्टेटर्स नहीं होते, तो शायद नेशनलिज्म आता ही ना। इज इट क्लियर? और अगर रिलीजन के बेसिस पे डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे ओटोमन एम्पायर था, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया। क्लियर? एंड देन मिलिट्री रूल, आप देखोगे कितने सारी आज भी कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री रूल अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग वहां पर खुश नहीं है। सो ज्यादातर लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ही बात करते हैं और उसी को बेस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। क्लियर? But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. Democracy is seen to be a good democracy. Democracy is seen to be good, but is democracy all about coping with the multiple pressure and accommodating diverse demands principle, but left to be not so good in its practice? Clear? कि कुछ लोग हैं जो, जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ ही जाती है, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या डेमोक्रेसी को हम एक तरह की गवर्नमेंट माने जो कि प्रेशर में काम करती है? डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड। इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर्स एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स प्रिंसिपल, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस? के सब डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर के अंडर काम करती है, सभी की ऑब्लिगेशंस को साथ लेकर चलती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी ने ऐसी कोई अपनी प्रोमिसेस जो है फुलफिल नहीं किए हैं। कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाइड है डेमोक्रेसी से, क्योंकि उन्होंने मोनार्कियल गवर्नमेंट को देख लिया, उन्होंने डिक्टेटरशिप देखी है, उन्होंने रिलीजियस बेसिस पे चलती हुई सरकारों को देखा है, तो उनका कहीं ना कहीं मानना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सबसे बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को लगता है कि जो जो डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है वो सब कुछ पूरा नहीं करती। हम यही एनालाइज करने वाले हैं। दिस डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो डिलेमा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, करती है या नहीं करती, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम डेमोक्रेसी के बारे में जरा डिटेल में समझें। इज इट क्लियर? क्योंकि अब तक हमने डेमोक्रेसी को क्या जाना है? डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। 9th क्लास में आपने थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी का समझा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप कहीं भी जाओ, आप किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, आप अपनी फैमिली में भी देखो कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। अगर आपको आपकी राय रखने दी जा रही है, आपके फादर आपके ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो वो भी डेमोक्रेसी है। तो 9th क्लास में आपने डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझा था। लेकिन अब जो डिलेमा रखा गया है हमारे सामने कि डेमोक्रेसी जो प्रॉमिस करती है वो पूरे नहीं करती, तो हमें उसे इवैल्यूएट करना है और इसको और गहराई से हमें समझना है। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू?
हमने मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस पढ़े थे ना, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉरली जरूरी है। हमारी कॉन्शियस हमें कहती है कि जब सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए ना। और प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि लॉजिकली जब आप सबको साथ लेकर चलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो क्या डेमोक्रेसी को फॉलो करने का सिर्फ एक मॉरल रीजन है कि डेमोक्रेसी अच्छी है इसलिए हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, कोई रीजनिंग भी है कि हमने डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट की? तो हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे वेदर इट इज मॉरली करेक्ट और देयर इज सम प्रूडेंशियल रीजन आल्सो बिहाइंड फॉलोइंग डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? Is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? तो अभी हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट, इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी, कि हर जगह जहां पर भी डेमोक्रेसी है हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए डेमोक्रेसी से सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? यही एक्सपेक्टेशन हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों नहीं रखते? यही एक्सपेक्टेशन हम रिलीजियस या मिलिट्री या ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से क्यों नहीं रखते? हम डेमोक्रेसी से ही क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? राइट आंसर देखो, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. Is it clear? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपका आधा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, आपको आपके आंसर इस पॉइंट से ही मिल जाने चाहिए। क्या कहता है? डेमोक्रेसी, we should recognize that democracy is just a form of government. ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक वैंड नहीं है कि घुमाया तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। राइट, घुमाया कि सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया आ जाएगा, घुमाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। किसने बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर? किसने डेवलप करना है? इट इज वी द पीपल। इक्वालिटी कैसे आएगी? हमारी सोच, जब सिटीजन्स की सोच बदलेगी। तो ये तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट से बेटर कंडीशंस तो हमें निकलवानी है। हम सिटीजन्स काम करेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो पाएगी। मोस्ट करप्ट नेशन, और वहां पे डेमोक्रेसी अगर प्रिवेल करती है तो क्या वो डेमोक्रेसी का फॉल्ट है कि वो सारे रिजल्ट्स, आउटकम्स को अटेन नहीं कर पा रही है? It can only create conditions for achieving something. Is it clear? अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो डेमोक्रेसी आपको सोल्यूशन दे सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले पैसों को खा रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी की क्या गलती है? सो डेमोक्रेसी इज टू बी कंक्लूडेड एज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास बुक्स है, 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपने तैयारी करनी है, आपके पास बुक्स है, लेकिन आप बुक्स के एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हो बजाय कि उसको पढ़ने के, तो उसमें बुक्स का क्या हर्जा है कि आप लोग अच्छे स्कोर नहीं कर पाए? इज इट क्लियर? वैसे ही डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन सॉल्यूशन जो है उससे हमने ही निकालने हैं, पीपल ऑफ द कंट्री, पब्लिक। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक के चारों तरफ, मतलब पब्लिक जो है पिविटल पॉइंट है डेमोक्रेसी का। इज इट क्लियर? देन बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। लेकिन इस चैप्टर में तो हमने डेमोक्रेसी को फिर भी इवैल्यूएट करना है, चाहे हमें इस सेंटेंस में आंसर मिल गया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करेंगे। तो कुछ बेसिस हमने चुने हैं, किन बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करेंगे? इट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्लियर? अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, कि अगर जनता ने आपको चुना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी जो है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम मौजूद हैं।
When people need, government of the country will be available. Legitimate, ये मैं आपको सिर्फ जस्ट दे रही हूं, इसको हम डिटेल में भी करेंगे. लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन्स लीगल, लीगल सैंक्शन. और किसने सैंक्शन दी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को? लीगल सैंक्शन है इसकी लोगों की, क्योंकि लोगों ने बनाई है ना गवर्नमेंट, लोगों ने फ्रेम किया है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजा है कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ. तो इट हैज अ लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट. दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. हम चेक करेंगे क्या ऐसा है या नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर करती है. डेमोक्रेसी जो है वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर करती है. हम चेक करेंगे करती है या नहीं करती है. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इट प्रोमिसेस. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करती है कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और इनइक्वालिटी को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के दावे करती है डेमोक्रेसी. तो ऐसा है या नहीं है हम चेक करेंगे. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स को फ्रीडम देने की बात करती है. ये कहती है कि हम सबकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखेंगे. डेमोक्रेसी ने ये प्रॉमिस किया है, तो हमें इन बेसिस पे डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करना है कि क्या ये सच है या झूठ है. नंबर 1, फर्स्ट क्या था? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो मैंने आपको इन द नटशेल बता दिया था. अकाउंटेबल होता है जिनकी जवाबदेही होती है. इज इट क्लियर? जो जैसे आपने पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपने उन्हें चुन के भेजा है. दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. अगर उनको वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको किस लिए हमने पार्लियामेंट में भेजा है और आप क्या कर रहे हो. उनका जवाब, उनको जवाब देना पड़ेगा. इज इट क्लियर? दैट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिव, अवेलेबल, जब जरूरत है लोगों को तो गवर्नमेंट अवेलेबल होनी चाहिए. नेचुरल क्लाइमेटीज अगर करती है ना, और वहां पे अगर सरकार गायब है, उन्हें पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कितने लोग मर गए, कितना प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है. एंड लेजिटिमेट, दैट हैज लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट, और वो लीगल सैंक्शन दिया है उनको लोगों ने. इज इट क्लियर? लेट अस रीड इट इन डिटेल. Accountable, the type of government which is responsible and answerable to the public, which has elected the government through their representatives. Clear? उन लोगों को अकाउंटेबल है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर. हम लोगों ने अगर अपने एमएलए को चुना है, क्लियर, एमएलए जीत गया, ही इज देयर इन द पार्लियामेंट, ही इज देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमएलए साहब आपने क्या किया. एमएलए को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ये किया. क्योंकि हमने चुना है तो उसकी जवाबदेही हमारे लिए बनती है. इसको कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिव, a responsive government listens to its citizens, acknowledges their concerns and takes action and address pressing issues. Is it clear? अपने जो लोग हैं, रिस्पॉन्सिव मतलब कि जब लोगों को जरूरत है तो अवेलेबल है, उनकी ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं. ये पॉलिसी गलत बन गई, वी आर टोटली अगेंस्ट दिस, इस पॉलिसी को दोबारा रीथिंक किया जाएगा पार्लियामेंट में, फिर इसे लॉ बनाया जाएगा अगर लोगों को पसंद नहीं है. उनके ओपिनियंस इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए. इज इट क्लियर? दैट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो सबसे पहले रिलीफ पहुंचाने के लिए वहां पे गवर्नमेंट का पहुंचना जरूरी है. अब गवर्नमेंट का पहुंचना डजंट मीन कि पॉलिटिकल लीडर उठ के आएगा तभी गवर्नमेंट पहुंचेगी. अगर वहां पे इमीडिएट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले आ जाए, फायर ब्रिगेड वाले आ जाए, वहां पर जो डीसी है उस एरिया का वो आ जाए, तो वो गवर्नमेंट ही है, वो भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है. ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली पॉलिटिशियन को ही आना पड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर और सीएम ही उठ के आएंगे. इज इट क्लियर? सो दे आर रिस्पॉन्सिव बिकॉज दे आर
available to the people when they need them. And a legitimate government is one that is elected by its citizens and has their trust and confidence. It is recognized by its population as rightful and is generally recognized as being in control of the nation. A legitimate government is accountable to its citizen and allows them to participate in the political processes. लेजिटिमेट है, क्लियर, मतलब लोगों ने अपनी मर्जी से उनको वहां पर भेजा है। अब ऐसा नहीं है कि वो मर्जी से अपनी पार्लियामेंट में पहुंच गए उसके बाद वो लोगों को भूल जाएं। लोगों को पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। दैट विल मेक अ गवर्नमेंट लेजिटिमेट। इज इट क्लियर? सो ये 3 पॉइंट से आपके फर्स्ट पार्ट जो है, जो कहता है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है। अदरवाइज आप देखो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, हिटलर ने क्या किया, नाजिज्म की पॉलिसी को प्रोफेस करना था, प्रीच करना था, 4 लोग अपने साथ ले लिए, 4 से 5 लोग अपने साथ ले लिए और उनके बेसिस पे सारी कंट्री को ही बदल डाला। इज इट क्लियर? आपके किम जोंग, व्हाट इज ही डूइंग? सो दैट इज हाउ वी कंक्लूड कि क्योंकि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, इसलिए डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? What makes it accountable? Accountable कैसे बनती है डेमोक्रेसी? The most basic outcomes of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Clear? सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार को किस लिए बनाया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बात की बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात की बात है, गवर्नमेंट बात की बात है। सरकार बनी क्यों है? ताकि लोगों को जब जरूरत हो अपनी सरकार की, तब उनके लिए गवर्नमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपसे लोग पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Delayed decision may be there, but it will be thoughtful. The cost of time that democracy pay is perhaps worth it. Clear? डेमोक्रेसी में आपको, डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अबाउट deliberations and negotiation, बातचीत। पार्लियामेंट में क्या होता है? सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है और एक अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाती है। क्लियर? तो बातचीत और नेगोशिएशंस के ऊपर बेस्ड है आपकी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट कम क्यों होते हैं? क्योंकि बातचीत के थ्रू हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, हर मैटर पे डिसाइड किया जाता है, इलेबोरेट डिस्कशंस होते हैं, उसमें टाइम तो लग सकता है क्योंकि बहुत सारे दिमागों को एक बात पे कंसेंस पे लाने के लिए, एक बात पे अग्री करवाने के लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो टाइम है वो उस रिजल्ट का वर्थ इट है, वो उस लायक है जो आपको रिजल्ट उस डिसीजन से मिलने वाला है। क्लियर? Citizens who want to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. She has the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. तो डेमोक्रेसी अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि वो जवाबदेह है और रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सेकंड, ट्रांसपेरेंट है। आपको पता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है। क्लियर? और वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हर उस मैटर पे जो पब्लिक से कंसर्न रखता है, लोगों को ये अधिकार देता है कि आप सरकार से पूछ सकते हो इस मैटर में क्या हुआ। अगर आपको पता है कि ये सड़क बननी थी और इसके लिए बजट सैंक्शन हुआ था, तो जिन लोगों को वो सड़क इफेक्ट करती है वो पूछ सकते हैं सरकार से कि ये सैंक्शन बजट कहाँ गया, यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बनी। इज इट क्लियर? तो जो भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, जो कुछ भी होगा वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, छुप छुपा के कुछ नहीं होता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जनता के हाथ में, जिसको गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए जनता कभी भी इस्तेमाल कर सकती है।
इज इट क्लियर? तो डेमोक्रेसी में आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। देन रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, क्लियर? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है रेगुलर इंटरवल पे, हर 5 साल में। ऐसा तो नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट बन गई वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही है और कह रहा है कि अगले 5 साल में नहीं, अब तो 15 साल के बाद ही इलेक्शन होंगे। ऐसा तो नहीं है। चाहे कितनी अच्छी सरकार क्यों ना हो, कितना अच्छा काम क्यों नहीं कर रही, जब उसके 5 साल होंगे तो दोबारा एक बार जनता से पूछा जाएगा कि ये सरकार कंटिन्यू करे या दूसरी सरकार आनी चाहिए। तो फ्री एंड फेयर, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है आपने किसको वोट डालना है, क्लियर? आपको सिर्फ कन्विंस किया जाएगा कि हमें वोट डालिए, वो एक प्रोसीजर है इलेक्शंस का। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको पकड़ के ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए ही वोट डालो, क्लियर? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हर पार्टी, जो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी है, उनको इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार है। तो फ्री एंड फेयर है हमारे इलेक्शंस। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। कुछ भी पार्लियामेंट में बनता है उसके ऊपर जब वो पब्लिक में आता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और जब वो पब्लिक में आ गया उस पर ओपन डिस्कशंस पब्लिक कर सकती है कि ये क्या डिसीजन लिया गया है। मोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था आपने देखा, उसको पब्लिक ने कितना क्रिटिसाइज किया। तो किसी, जिस गवर्नमेंट ने वो मोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, गवर्नमेंट ने मना तो नहीं किया, बैन तो नहीं किया, सेंसर तो नहीं किया कि इस मोनेटाइजेशन के डिसीजन पे कोई बातचीत नहीं होगी, या 370 आर्टिकल को जो रिमूव किया गया, यू कैन ओपनली डिस्कस। जिसको लगता है अच्छा हुआ वो अच्छा कहते हैं, जिसको लगता है खराब हुआ वो खराब कहते हैं। Is it clear? So that makes democracy a better form of government, an accountable government, a responsive government, and a legitimate government. Clear? Next, legitimate and responsive. Legitimate and responsive क्यों है government? There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Clear? एक point जो है, जो बहुत बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करता है कि डेमोक्रेसी जो है दूसरी गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट क्या होता है? जो लॉ के अकॉर्डिंगली बनाई जा रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनाई जा रही है। नहीं तो गवर्नमेंट तो आप देखो पाकिस्तान में भी बनी थी ना, जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था, क्लियर? तख्ता पलट, रात के रात प्राइम मिनिस्टर गायब, जेल में हो जाते हैं, अगले दिन एक मिलिट्री रूलर आके कहता है दैट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ऐसे तो नहीं हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बनती। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है, और लीगलाइज करती है उनको देश की जनता। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। क्लियर? डेमोक्रेसी को हम लेजिटिमेट भी कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिव भी कह रहे हैं, अकाउंटेबल भी कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेमोक्रेसी जो है इन कसौटियों पे खरा नहीं उतर पाएगी। तो ऐसा तो सबके साथ होता है ना, हम इंसान हैं, हमसे भी तो गलती होती है, हर एक से गलती हो सकती है। तो डेमोक्रेसी अपनी तरफ से बेस्ट गवर्नमेंट देने की कोशिश करती है, और ये एक सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्म है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इसमें डिसीजंस स्लोली लिए जाते हैं, इसमें करप्शन भी होती है, इसमें मैल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलेगी, मनी पावर भी मिलेगा, मसल पावर भी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जनता की सरकार है जिसको जनता अपनी मर्जी से चुन रही है। क्लियर? पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं या कोई भी करप्ट कब होता है? जब वो पावर में आ गए। तो पावर में उन्हें लाया तो जनता ने अपनी मर्जी से ही है ना, कोई जनता के ऊपर गन पॉइंट पे तो नहीं रखा गया कि आप मुझे एमएलए चुन लो। इज इट क्लियर? That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. इसलिए पूरी दुनिया में आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए कंट्रीज कैसे भागी जाती हैं। नेशनलिज्म जो आया उसका मकसद ही क्या था? उसका मकसद ही था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। इज इट क्लियर? People wish to be ruled by representatives elected by them
they also believe that democracy is suitable for their country, अपने representatives के थ्रू, क्योंकि it is not possible पार्लियामेंट में सब लोग चले जाएं। आप देखो, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें लोगों को बोलने तो दिया जाता है, ऑटोक्रेसी में तो कोई पूछता ही नहीं है। डिक्टेटर तो सोशल मीडिया ही बैन कर रखा है, आज की जो नीड ऑफ द आवर है। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, लेकिन आपको भी पता है सोशल मीडिया के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो वही आज तक उस कंट्री में एस्टैब्लिश नहीं है। तो डिक्टेटर्स तो पूछते ही नहीं है। हिटलर ने मिलियन ऑफ द पीपल वर किल्ड जस्ट बिकॉज कि वो उस स्पीशीज के नहीं थे जिससे हिटलर खुद बिलोंग करता था, बिकॉज दे वर नॉट आर्यंस, राइट? तो डिक्टेटरशिप में तो पूछता ही नहीं है कोई। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में एटलीस्ट पूछते तो हैं लोगों को कि वो क्या चाहते हैं। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज द गवर्नमेंट दैट इज प्रेजेंट फॉर द पीपल ऑफ इट इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ नीड, जब भी जरूरत होती है। नेचुरल क्लाइमेटीज, कभी भी इलेक्शंस के टाइम पे, कभी भी आप इंटरनेशनल समिट्स हैं, वो लोगों की ही तो जरूरतें हैं ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी जरूरत है? पब्लिक की जरूरत है। तो जब पब्लिक की जरूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना, तो सरकार करवा रही है, डेमोक्रेसी दे रही है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? There may be flip side to it that corruption delay may take place, but still we cannot deny similar drawbacks in other forms of the government. Hence, democratic government is still responsive to the needs of the people. कि अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन करप्शन भी तो है। तो वो करप्शन करने वाले लोग कौन है? करप्शन करने वाला कौन है? करने वाले तो लोग हैं ना, इंसान ही तो है, हम में से ही तो है जो लोग करप्शन करते हैं। और अगर हम बात करें करप्शन की, तो करप्शन क्या डिक्टेटरशिप में करप्शन नहीं थी? क्या मोनार्की में करप्शन नहीं है? क्या ऑटोक्रेसी में करप्शन नहीं है? तो जब उनमें भी करप्शन है, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि डेमोक्रेसी जो है इन गवर्नमेंट से तो बेटर है। तो जब करप्शन के साथ ही लेना है तो वाई टेक मोनार्कियल गवर्नमेंट, वाई नॉट टेक डेमोक्रेसी? इसलिए डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। विद करप्शन तो आपके पास हर गवर्नमेंट विद करप्शन ही आ रही है। डिक्टेटरशिप आ रही है, वो भी करप्शन के साथ आ रही है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि डिक्टेटरशिप से तो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। तो व्हाई नॉट डेमोक्रेसी, नॉट in comparison to dictatorship? Is it clear? So that is what makes democracy a better form of government, because it is accountable, जवाबदेह है अपनी जनता की तरफ, लेजिटिमेट है क्योंकि जनता ने ही बनाई है वो सरकार, और रिस्पॉन्सिव है, जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी जनता के लिए अवेलेबल है। इज इट क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर हम कहें कि नेक्स्ट जो कसौटी है जिसपे डेमोक्रेसी को खरा उतरना है, उतरेगी या नहीं उतरेगी वो देखेंगे हम। हमारे टॉपिक से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है एक कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, के कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या कितने पेस से डेवलप्ड कंट्री की तरफ चलती जा रही है, राइट? कंप्लीट डेवलप्ड कंट्री कहलाने की तरफ चलती जा रही है, और वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट का पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी इसमें क्या रोल प्ले करती है? इफ यू कंसिडर ऑल द डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 to 2000, कि अगर हम सारी डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप को पिछले 1950 से लेकर 2000, दैट मीन्स लास्ट 50 years में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो डिक्टेटरशिप है उनके अंडर जो कंट्रीज हैं वो कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक कंट्री से ज्यादा डेवलप कर पाई हैं। क्लियर? डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but still this alone cannot be reason to reject democracy. Is it clear? कि जब हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डिक्टेटरशिप के अंडर जो कंट्रीज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, स्लाइटली. इज इट क्लियर?
स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ ये एकमात्र कारण काफी नहीं है। सिर्फ इस बेस पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है इक्वल डिक्टेटरशिप के, तो हमें डेमोक्रेसी छोड़ के डिक्टेटरशिप अपना लेनी चाहिए, ये पैरामीटर सही नहीं है डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी कंट्री में गवर्नमेंट कौन सी है, आपकी कंट्री में डिक्टेटरशिप है या फिर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। इज इट क्लियर? अब आप देखो, अगर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम किसी टास्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं, तो अगर उस टास्क के लिए बहुत ही मार्जिनली हर इंसान, हमारी कंट्री की हर पॉपुलेशन, हर इंसान जो है, नॉट हर पॉपुलेशन, हर आदमी अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो उनकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी इतनी बड़ी बन जाएगी। इज इट क्लियर? उसी तरीके से जब आप कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, यहाँ पे वाइस वर्सा काम हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट अगर कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहती है तो वो इतना बड़ा इन्वेस्ट करके भी रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं जाते, क्योंकि हमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना है। तो यहाँ डेमोक्रेसीज की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशन का जो साइज है वो डिटरमिन करेगा आप किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे खड़े हो, क्योंकि जितनी आपकी पॉपुलेशन कम होगी लेकिन क्वालिटी वाइज आपकी पॉपुलेशन अच्छी होगी, जैसे वो एजुकेटेड है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो स्किल बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी। वहां पे ये मैटर नहीं करेगा कि आप डिक्टेटरशिप के अंडर हो या डेमोक्रेसी के अंडर हो। तो जब ये मैटर ही नहीं करता तो हम डिक्टेटरशिप को क्यों अपना ले और डेमोक्रेसी को क्यों छोड़ दे? इज इट क्लियर? देन ग्लोबल सिचुएशन। अब आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर कर सकते हो। We are not promoting any particular government here, we are not promoting any particular political party here, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक सिनेरियो देख रहे हो ना कि किस तरीके से पिछले 10 साल में, पिछले 15 सालों में अगर हम बात करें तो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी, आपकी कंट्री का एक अलग स्टेटस है ग्लोबल सिचुएशन में। इज इट क्लियर? तो ग्लोबली आप किस लेवल पे हो, कहाँ देखे जाते हो, वो मैटर करेगा कितनी कंट्रीज आपके साथ बिजनेस करने में, इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। राइट? देन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। सेल्फ सफिशिएंट कोई भी कंट्री नहीं है, तो कितनी कंट्रीज हैं जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, आपके क्या रिलेशन है, इंटरनेशनल स्फेयर में आपके क्या रिलेशंस हैं उनके साथ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। देन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्सेट्रा। आपकी क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है, आप किस तरीके से, आपकी जो 5 years प्लानिंग है उसमें किन किन चीजों पे फोकस किया जा रहा है। राइट? आपकी कंट्री की डेवलपमेंट का लेवल क्या है, क्या आप अपनी कंट्रीज की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हो या अभी भी आपको सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल और हेल्थ सिस्टम ही प्रोवाइड करने हैं गवर्नमेंट पब्लिक को। तो आप किस स्टेज में हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो सारी चीजें भी मैटर करती है। सिर्फ एक अकेले गवर्नमेंट की फॉर्म किस तरीके की है, कौन सी है, डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है या मोनार्कियल है, वो अकेले डिटरमाइन नहीं करेगी कि आपकी कंट्री किस लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलप दिखा रही है। इज इट क्लियर? बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंबाइंड जो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिटरमिन करते हैं, नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच यू आर हैविंग। Overall, we cannot say that democracy is guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. Is it clear? तो अगर सिर्फ आपकी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाए तो आप ये कैसे गारंटी कर सकते हो कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट है, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम कुछ भी अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब
कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका माइंडसेट ये है कि हमें कुछ नहीं करना, जो करना है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ही करना है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन लोगों में, पॉपुलेशन में कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ही नहीं, लार्ज पॉपुलेशन, इलिटरेट पॉपुलेशन, कोई रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई स्किल बेस नहीं है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट, चाहे आप डिक्टेटर में हो, चाहे मोनार्की में हो, चाहे डेमोक्रेसी में हो, आप डेवलपमेंट कभी भी शो कर ही नहीं सकते। सो अगेन हम उसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना सिर्फ एक मीडियम है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को पाने का, कोई गारंटी नहीं है। इज इट क्लियर? So even if we find such significant differences in the rates of economic growth between countries and under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो ultimately हमारी conclusion वहीं पहुंचती है ना कि चाहे थोड़े से differences हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर के हिसाब से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दे और डिक्टेटरशिप को अपना ले, ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है, ये कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है डेमोक्रेसी को नकारने का, क्योंकि डेमोक्रेसी में और बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं जो डिक्टेटरशिप में नहीं है। इज इट क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट भी यही कंक्लूड करता है कि वट एवर मे हैव बीन द हिस्ट्री or whatever may have been the outcomes, still democracy is better form of government as compared to dictatorship. अगला हमारा जो पैरामीटर है उसको हम देखेंगे, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, अब हमें इस कसौटी पे देखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर दिखती है या नहीं, या एक्चुअली है या नहीं। क्लियर? परहैप्स more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities। कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म का जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज थी उनको खत्म करने की प्रायोरिटीज थी। इज इट क्लियर? नेशनलिज्म इसलिए लाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए लाना चाहते थे ताकि जो सोशल सेटअप है सोसाइटी का उसमें एक इक्वालिटी नजर आए, गरीबी जो है उसको खत्म किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है डेमोक्रेसी का वो एक्सपेक्ट किया जाता है टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have the share and lead a better life? तो इस बात की कोई गारंटी है कि अगर इकोनॉमिक, जो हमने पिछला पैरामीटर पढ़ा है कि अगर कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर रही है तो उस कंट्री में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी नहीं होगी और उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है? Is economic growth in democracies accompanied by increased inequality among the people, or do democracy lead to a just distribution of goods and opportunities? तो क्या economic growth जो है वो कहीं ना कहीं unequal distribution of resources के साथ एसोसिएट होती है, और जो डेमोक्रेसी है उसको हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो भी डिवीजन हो रहा है रिसोर्सेज का वो इक्वल होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। इज इट क्लियर? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सिंपलेस्ट फॉर्म की जब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं तो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रेम कर रहे हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं। क्लियर? वो किस लिए? ये इसमें सबकी पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाती है और पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश की जा रही है कंट्री में। All individuals have equal weightage in electing representatives parallel to the process of bringing individual into political arena on an equal footing. We find growing economic inequalities. Clear? कि हर इंसान को जो है इक्वल वैल्यू दी जाती है, हर वोट की इक्वल कीमत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है
वहां पर ये एमएलएस का बनना, एमपीज का बनना, इलेक्शंस का होना, इलेक्शंस में चुने जाना, उसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि इतनी मैल प्रैक्टिसेस है, इतनी करप्शन है, इतना मनी पावर है, मनी रोल है, मसल रोल है पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स में एक बार आना चाहता है कोई ना कोई बाय हुक और बाय क्रुक। हर कोई जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो लोग जो है पॉलिटिकली पावर में आने के लिए किसी भी हद की मैल प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं। क्लियर? और कहीं ना कहीं वी फाइंड दैट ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, हमें इनइक्वालिटीज नजर आ रही है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो जब हावी हो रहा है पॉपुलेशंस के बीच में। तो और इनइक्वालिटीज किस किस रेफरेंस में है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, बिकॉज पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मनी के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्लियर? पीपल आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट to become politically powerful. A small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and incomes. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Clear? जो आप देखोगे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारी कंट्री का, नॉट ओनली हमारी कंट्री का, अलग अलग कंट्रीज में भी यही सिनेरियो देखने को मिलता है कि आपकी जो आपकी 50% पॉपुलेशन है या 80% पॉपुलेशन है, वो 20% रिसोर्सेज पे सस्टेन कर रही है, और जो आपकी 20% पॉपुलेशन है वो 80% रिसोर्सेज पे इंजॉय कर रहे हैं। उनकी इनकम्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो पुअर है वो पुअर ही होता चला जा रहा है। जो रिच है उनकी लाइफ इज टर्निंग मोर एंड मोर लग्जरी, मोर एंड मोर लग्जूरियस, लेकिन जो पुअर है दे आर नॉट इवन एबल टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? तो ये आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को दर्शाता है आपकी पॉपुलेशन में। अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? देन those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, houses, education and health, etc. क्लियर प्ले आपने देखा है रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी वेल्थ का। इज इट क्लियर? इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट वन पर्टिकुलर फैमिली जो हम हर जगह उनको टारगेट करें, लेकिन और भी हमारी कंट्री में ऐसी फैमिलीज हैं who are wearing their accessories worth the GDP of a country. Is it clear? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पुअर्स की बात करेंगे तो शायद ऐसी भी पॉपुलेशन, एक ऐसा भी स्ट्रेटा हमारी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा जो शायद कितनी रातें बिना खाए पिए भी सोते हैं। दे डोंट हैव एनी प्लेस टू स्लीप, दे आर स्लीपिंग इन ऑन द फुटपाथ। इज इट क्लियर? तो ये सिचुएशन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की जो है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में आपको देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटीज विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुए कितनी सालें हो गई हैं, मोर देन 50-60 years, 70 years से भी ऊपर, रादर 75 years से भी ऊपर रादर, राइट? लेकिन अब तक डेमोक्रेसी इन इनइक्वालिटीज को खत्म करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। In class 9th economics textbook, you have already studied about the poverty in India. आपने पॉवर्टी के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद आपने पीडीएस के बारे में भी पढ़ा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट? अब दोनों ही आप देखो चैप्टर कितने कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ तो हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम पीडीएस सिस्टम के फॉल्टी मेजर्स देख रहे हैं कि इतना अनाज जो है वो फेंका जाता है, उसको वो सड़ जाता है, उसमें उसको चूहे खा रहे हैं। तो जब गरीबी है तो उस अनाज को क्यों नहीं बांटा जा रहा है भूखे लोगों में? इज इट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन जो है आपको डेमोक्रेसी में अक्सर देखने को मिलेगी। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, बिकॉज हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाली जा सकती। This is because of the corruption that exists at the lower levels also. गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज में कहीं ना कहीं फॉल्ट है
तो उन पॉलिसीज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उन पॉलिसीज की प्रॉपर एग्जीक्यूशन में भी फॉल्ट है। हर उस आदमी में फॉल्ट है जो अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रहा है, नॉट फॉर द कंट्री। सो करप्शन जो है दैट इज द मेन कॉज ऑफ एवरीथिंग। Is it clear? Coming back to the chapter now, coming back to the topic, the poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. Yet democratically elected governments do not appear to be as keen as to address their questions of poverty as you would expect them to. Clear? अभी आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखो, जब इन्होंने अपने लिए वोट्स मांगने होते हैं, आई थिंक 5 साल में एक ही बार ये लोग आपको लोगों के बीच में नजर आते हैं, राइट? घर घर जा रहे हैं, हर गरीब से गरीब, हर अमीर से बात कर रहे हैं। तो जितना, क्योंकि जो रिचीज है हमारी कंट्री के, दैट इज ओनली 20% पीपल ना हु आर एंजॉइंग 80% ऑफ द वेल्थ। लेकिन जब आप बाकी के 80% के पास आते हो वोट्स मांगने के लिए, तो आपकी प्रायोरिटी तो उन 80% लोगों की तरफ होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस को वंस दे विन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉमनर्स। आप देखोगे बिग बिजनेस हाउसेस ही हैं जो अपने प्रॉफिट्स को दुगना करते जा रहे हैं। क्लियर? जो लो लेवल पे लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी आज आफ्टर 50 इयर्स, आफ्टर 70 इयर्स, आफ्टर 73 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वैसी की वैसी ही चली जा रही है। इवन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हैव गॉन, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही चली जा रही है। The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for their food supplies. और कुछ कंट्रीज में तो इससे भी बुरा हाल है। वहां पर तो आपने देखा कि पॉवर्टी का तो हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड कि उनके तो गवर्नमेंट भी सस्टेनेबल नहीं है, उनकी तो गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। वहां तो अभी गवर्नमेंट की फॉर्म ही कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं हो पा रही है कि गवर्नमेंट है भी या नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन विद रेफरेंस टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। 50% of people are getting only this much share of resources and 2% of people, population, are getting this much of world's resources or your country's resources. Is it clear? और पुअर जो है, पुअर के मुंह पर इस तरीके से पट्टी बांध दी जाती है कि अपना मुंह बंद रखो, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन। सो इन द नटशेल ये नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी हैव कंक्लूडेड सो फार, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है, इट इज अगेन टू बी रिपीटेड कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक मीडियम है वहां तक पहुंचने का, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो लोगों को ही करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट आपको सिर्फ सपोर्ट कर पाएगी ना। अगर आप कुछ अटेन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड यू मीडियम्स, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीच देयर। अगर आपके एरिया में स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट विल ओनली एस्टैब्लिश स्कूल्स देयर, बट हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर कि हर बच्चा स्कूल आ भी रहा है और पढ़ भी रहा है? स्कूल लाने तक की भी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाती है, उनको उनके घरों के लिए राशन दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म्स दी जा रही है, उनको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। लेकिन अगर कोई उसके बाद भी नहीं पढ़ना चाहेगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो इन द नटशेल, इट इज नॉट ओनली डेमोक्रेसी और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है। आप जो पॉपुलेशन है, हम जो पॉपुलेशन है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप देखिए करप्शन जो है दैट इज द मेन कॉज ऑफ एवरीथिंग, राइट? जब तक, और करप्शन कौन नहीं करता? इवन इफ वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, कभी हमें भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है तो हम भी सोचते हैं कि कोई जान पहचान वाला आए और वो आगे ले जाए, राइट? तो ये भी करप्शन ही है। इज इट क्लियर? तो जब इस माइंडसेट से लोग और सारा का सारा ब्लेम डाल देंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी विल ऑल्सो नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। इज इट क्लियर?
लेकिन इसके बावजूद भी जो डेमोक्रेसी की एडवांटेजेस हैं वो कहीं ना कहीं बाकी की गवर्नमेंट की जो डिसएडवांटेजेस है उसको ओवर पावर करती हैं, और फिर हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि स्टिल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैरामीटर जो हमने देखना है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. राइट, जो बेसिक फंक्शन था डेमोक्रेसी का, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना. क्या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाई है या नहीं? इज इट क्लियर? डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. Is it clear? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी देखा है कि जहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसीज तो वहां दोनों ही गवर्नमेंट कंट्रीज में थी, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है या वो एक्चुअली प्रैक्टिस की जा रही है? तो जहां एक्चुअली प्रैक्टिस की जा रही थी वहां पे रिजल्ट आपने देख लिया बेल्जियम के केस में, और जहां पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है लेकिन रूल मेजॉरिटरिज्म का ही चल रहा है, तो वहां का भी आपने एग्जाम्पल देख लिया. इज इट क्लियर? सो इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन है वो यही है कि डाइवर्सिटी को किस तरीके से साथ लेकर चलना है. तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है अगर हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कंट्री में सोशल हार्मनी डेमोक्रेसी को लेकर आनी चाहिए. We have seen in the earlier chapters how democracies accommodated various social divisions. In case of Belgium, we saw in the first that democracy ensures that people do not break each other's head. Is it clear? And this is not harmony. Should we be happy about it? Chapter Belgium was how successfully negotiated the differences among ethnic population. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. Is it clear? अभी आप देखो, हम वापस श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल पे जाते हैं. ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया और किस तरीके से श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया, आप बेटर जानते हो. इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी में रहते हुए लोग एक दूसरे का सर नहीं फोड़ रहे ना, सिर्फ कंट्री में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक बेटर तरीका है. तब भी हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना हमें पड़ेगा, क्योंकि कम से कम लोग एक कंट्री में रहते हुए एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ रहे, हर आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे को मार तो नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे. आर्ग्यूमेंट्स तो हर जगह होती है, क्वारल्स हर जगह होती है, डिबेट एंड डिस्कशंस हर जगह होते हैं, लेकिन हर दिन हम लोग स्ट्रीट्स में एक दूसरे को मारने के लिए वेपन्स लेके तो नहीं घूम रहे ना. तो तब भी आप ये मान के चलिए कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी ने अपनी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया है. इज इट क्लियर? सो आप देखो कि no society can fully and permanently resolve conflict amongst different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. आप ये मानकर चलो कि कोई ऐसी सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, किसी ना किसी बात पे कोई ओपिनियन का डिफरेंस नहीं अकर करता है. आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप एक फैमिली का एग्जांपल ले लो. कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं? 4, 5, 6, राइट? अब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इतने नहीं चलते ना. तो 4 लोगों की फैमिली में भी जब कॉन्फ्लिक्ट्स अकर करते हैं तो कंट्री तो एक बहुत बड़ा यूनिट है. इज इट क्लियर? तो कॉन्फ्लिक्ट्स को
मतलब आप कंप्लीटली रिजॉल्व कभी भी नहीं कर सकते हो, और उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते हैं और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी के होते हुए आपकी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट नहीं, वहां की लोग, पॉपुलेशन और उनकी सोच रिस्पॉन्सिबल है, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रादर एक मशीनरी है जो आपको नेगोशिएशन का चांस देके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का मौका तो दे रही है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को या आपकी डाइवर्सिटीज को साथ लेकर चलने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आप कितना उसको साथ लेकर चल सकते हो, या उन डिफरेंसेस, उन उस डाइवर्सिटी पे उनको डिफरेंसेस कन्वर्ट करके आपस में लड़ते हो या उनको सेलिब्रेट करते हो, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? सो डेमोक्रेसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? डेमोक्रेसी, it is rather, यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं, that we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। कि हमें एक दूसरे की डाइवर्सिटी की जब तक हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की अगर बेल्जियम रिस्पेक्ट नहीं करती, तो क्या बेल्जियम के लोग एक आइडियल मॉडल प्रोड्यूस कर पाते? श्रीलंका ने रिस्पेक्ट नहीं की एक दूसरे की डिफरेंसेस की, तो अल्टीमेटली दे लैंडेड इन अ सिविल वॉर। तो इट इज नॉट द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रादर पीपल, जिनके पास हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। क्लियर? Democracy is the best suited to produce this outcome. No non-democratic regimes often turn blind eye to suppress internal social differences। अब आपने जो मोनार्कियल रूल देखा या नॉन डेमोक्रेटिक जितने भी कंट्रीज में रूल चल रहा है, कहाँ पर आपको ऐसा एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल आप ऐसा दे दो जहाँ पे एक अच्छी को एग्जिस्टेंस है मल्टीपल एथनिक कॉम्पोजिशन की, या अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज को चेरिश किया जा रहा है? कहाँ पर? ऐसा कहीं भी नहीं है ना। तो फिर अगर डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है तो उसको क्रिटिसिज्म क्यों बनाया जाए? इज इट क्लियर? देन ability to handle social differences, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes, but the example of Sri Lanka reminds us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve its outcome। कि जितनी खूबसूरती से अपने डिफरेंसेस को डेमोक्रेसी में सेटल किया जाता है, उतना तो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता ही नहीं है। लेकिन श्रीलंका का जो है एक इसमें एक्सेप्शनल एग्जाम्पल रहा है। दो चीजें जो श्रीलंका को लेकर चलनी जरूरी थी, दैट वाज, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion। श्रीलंका ने क्या अपनाया? मेजोरिटरिज्म, which means rule by majority। लेकिन डेमोक्रेसी कि कहीं भी पैरेलल डेफिनेशन नहीं है कि मेजॉरिटी से रूल करने को डेमोक्रेसी कहा जाता है। The majority always need to work with minority so that governments function to represent the general view। Majority and minority opinions are not permanent। Is it clear? बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है इसका बेल्जियम, कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप एक स्टेबल और अच्छी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को दे सकते हो। और जो ओपिनियन, जैसे इसमें भी कहा गया है कि जो ओपिनियन मेजॉरिटी इस वक्त एक्सप्रेस कर रही है, हो सकता है आने वाले 5 साल में उनका वो ओपिनियन ही चेंज हो जाए। तो ओपिनियंस जो हैं वो परमानेंट नहीं होते, और उन परमानेंट नॉन परमानेंट ओपिनियन के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। एक दूसरे के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटीज को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर? It is also necessary that rule by majority does not becomes rule by majority community in terms of religion, race or linguistic groups etc। और अगर majority rule की भी बात की जा रही है, तो majority rule को misinterpret मत करो। majority rule means कि जिसपे ज्यादा जनता की ज्यादा जनता का कंसेंस है, जिसपे ज्यादा जनता राजी हो रही है। कोई भी बात है, कोई भी टॉपिक है जिसपे ज्यादा से ज्यादा जनता
राजी है उसे मेजॉरिटी रूल कहा जाता है। लेकिन हम मेजॉरिटी रूल को मिस इंटरप्रेट करते हैं जब हम उसे रिलीजन, कास्ट या किसी लैंग्वेज के साथ जोड़ के माइनॉरिटीज जो कम है पॉपुलेशन में लोग, उनके ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। श्रीलंका ने क्या किया? मेजॉरिटरिज्म। मेजॉरिटरिज्म तो और कहीं भी चलता है, जहां पर पॉपुलेशन जिस चीज की ज्यादा होगी और अग्री कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग इकट्ठे, तो वो भी तो मेजॉरिटी रूल है। लेकिन अगर वहां पे उसको रिलीजन से जोड़ दिया जाएगा कि ज्यादातर इस्लाम के लोग ये चाहते हैं, ज्यादातर हिंदुइज्म ये चाहते हैं, ज्यादातर क्रिश्चियंस ये चाहते हैं, तो हम एक नेगेटिव टर्न दे रहे हैं उस मेजॉरिटरिज्म को। तो मेजॉरिटरिज्म इज नॉट नेगेटिव, लेकिन जब हम उसको एसोसिएट करते हैं कास्ट के साथ, लैंग्वेज के साथ, रिलीजन के साथ, कम्युनल बेस देते हैं, तब वो गलत हो जाता है। इज इट क्लियर? Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and group may and can form majority. कोई भी बात है, कोई भी डिसीजन लेना है, हो सकता है आज 4 लोग जो इस तरफ थे, कल अगले डिसीजन पे वही 4 लोग दूसरे ग्रुप में जुड़ के मेजॉरिटी बनाएं। तो आपका ओपिनियन वेरिएट करेगा टाइम टू टाइम। इज इट क्लियर? तो मेजॉरिटी तो चेंज होती रहती है, लेकिन जब हम उसको रिलीजन के साथ, कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं, तब वो एक नेगेटिव टर्न लेता है। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of their birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. Clear? एक ओपिनियन पे मैं राजी नहीं हूं, लेकिन उस ओपिनियन पे 50 लोग राजी हैं, तो आई एम फॉर्मिंग माइनॉरिटी एट दिस टाइम एंड वो 50 मेजॉरिटी बना रहे हैं। लेकिन अगले डिसीजन पे हो सकता है, अगले मैटर पे मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊं और वो 50 से 51 हो जाए, और 10 लोग अलग हैं जो हमारे साथ ओपिनियन नहीं रखते, तो 51 वो, 10 ये, 61 पीपल विद डिफरेंट ओपिनियंस, 51 ऑन वन साइड एंड 10 ऑन वन साइड। तो हर इंसान को एक टाइम पे मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का अधिकार होना चाहिए, उसको आप डेमोक्रेसी बोलते हो सकता है एक ओपिनियन पे मेरी राय कुछ और है, मैं उन 1000 लोगों से सहमत नहीं हूं जो कह रहे हैं कि ये डिसीजन सही है, लेकिन अगले मैटर पे हो सकता है मैं भी उन 1000 लोगों का ही हिस्सा बन जाऊं जो कह रहे हैं कि ये डिसीजन सही है। तो अगर हर इंसान को अपने ओपिनियन के बेसिस पे मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है दैट यू डोंट बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, आप इस मेजॉरिटी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप सिख नहीं हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, वहां पे मेजॉरिटरिज्म एक नेगेटिव पोर्ट्रे में आ रहा है। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज फेटल फॉर द डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी नेक्स्ट और लास्ट कसौटी है डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी ने पार करनी है। तो डेमोक्रेसी अभी हमने जो रिसेंट समझा है कि सोशल डाइवर्सिटी को सेटल कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो डेफिनेटली हमारी कंक्लूजन अब यही निकल के आ रही है कि डेमोक्रेसी इज ओनली अ मीडियम टू रीच ऑन टू द नेगोशिएशंस with regard to any conflict arising out of social diversity। आपकी कंट्री में जितनी सोशल डाइवर्सिटी है, उनकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हमें डेमोक्रेसी। रादर डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स तो सेटल करने हैं लोगों ने। तो अगर हम डेमोक्रेसी को फेलियर मानते हैं तो इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, इट इज फेलियर ऑफ द पीपल। इज इट क्लियर? जो लास्ट आपका बेस है जिसपे हमें डेमोक्रेसी को के आउटकम्स को चेक करना है, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि हम नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन फ्रांस या नेशनलिज्म इन जनरल पढ़ के आए हैं अभी अभी। क्या मोनार्कियल रूल में डिग्निटी मिल रही थी?
क्या हिटलर के अंडर 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है, हिटलर के अंदर डिक्टेटरशिप में डिग्निटी और फ्रीडम मिल रही थी? तो फिर हम डेमोक्रेसी को किस बेस पे स्क्रूटनाइज कर रहे हैं? इज इट क्लियर? लेट अस इवैल्यूएट दिस नाउ. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. आपको पता है ना, डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इट प्रमोट्स द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. फ्रीडम देता है, freedom to profess any religion, freedom to preach and follow any religion, freedom to settle in any part of the country, freedom to follow any kind of business what you want, freedom to move freely, freedom to cast your vote with your own sweet will. तो ये सारी फ्रीडम कौन सी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर मिल रही है? क्लियर? तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ्रीडम जो है वो आपको डेमोक्रेसी दे रही है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. Clear? It is normal human tendency. हर इंसान ये चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए सोसाइटी में. उसका भी कोई स्टेटस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई इकोनॉमिक स्टेटस या फिर कोई सोशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है. सिर्फ इंसान होने की वजह से, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है. क्लियर? द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. Is it clear? In principle का क्या मतलब है कि कम से कम इस बात को मानते तो हैं कि ये मॉरली करेक्ट है कि हर इंसान को रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए. जिस चीज को आपने प्रिंसिपल्स में मान लिया ना कि दैट इज करेक्ट, आप उसके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस भी डाल सकते हो, आप उसके अगेंस्ट लीगल लॉज भी बना सकते हो कि इट इज रॉन्ग टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स. और अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो उसको इतने साल की सजा होनी चाहिए. और हमारे ऐसे प्रोविजंस हैं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. क्लियर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी बात को आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गलत है, तो हमें उसको प्रिंसिपल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये मॉरली गलत है या सही है. तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी जो है प्रिंसिपल्स में, चाहे रियलिटी में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल्स में तो आइडेंटिफाई किया है ना, एथिकली तो आइडेंटिफाई किया है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ऐसे ही ये प्रिंसिपल्स में आइडेंटिफाई किया गया है कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है वो सबको चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अमीर है या गरीब है. अगर एक बेगर भी आपके पास आके आपसे कुछ मांग रहा है, आपका जस्टिफाइड बिहेवियर नहीं है अगर आप उसको पुश कर रहे हो. आपने नहीं देना, आप साइड से चले जाओ. आपने नहीं देना, आप मना कर दो. लेकिन इफ यू आर पुशिंग हिम अवे जस्ट बिकॉज ही इज अ बेगर, तो दैट इज नॉट अ जस्टिफाइड बिहेवियर. Is it clear? So in principles, it is recognized that everybody owes respect and dignity. Clear? This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. तो जो सोसाइटीज प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, एथिक्स और नॉर्म्स पे बेस्ड है, वो इस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी कि डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट सबको प्यारी है और सबको मिलनी चाहिए. लेकिन जो सोसाइटीज डोमिनेट करने में बिलीव करती है, जैसे आपकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी जिनके बारे में हमने यूरोप में पढ़ा, या फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, दे वर डोमिनेटिंग. उन्हें किसी की रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब था. इज इट क्लियर? तो ऐसी सोसाइटीज कभी भी प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं चलती. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एथिक्स. इज इट क्लियर? वो इन एथिक्स को आइडेंटिफाई करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है. टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन. यहाँ पे हम, क्योंकि हमने ऑल थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट्स वी हैव सीन कि चाहे फ्रैंकफर्ट का एग्जाम्पल था
चाहे गांधी जी ने मास मूवमेंट में औरतों को हिस्सा बनने के बारे में कुछ कहा, तो हर जगह पे हमने यही जाना है कि विमेन जो है उनको सिर्फ मास मूवमेंट का हिस्सा इसलिए बनाया जाता था ताकि नंबर जो है वो ज्यादा दिखे। क्लियर? या फिर पार्लियामेंट में एंट्री सिर्फ इसलिए दी जाती थी ताकि वो कुछ विटनेस कर सके, वो देख सके कि प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है, तो दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो कहीं ना कहीं इसके अवज में जो विमेन सफरगेट मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड चला है, और विमेन सफरगेट मूवमेंट एक फेमिनिस्ट मूवमेंट था जो डिमांड कर रहा था इक्वालिटी, नथिंग एल्स, और कुछ डिमांड नहीं कर रहा, वो इक्वालिटी डिमांड कर रहा था वो विमेन्स के लिए विद रेफरेंस टू एवरीथिंग, वेदर इट इज सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, एनी फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इस केस को हम यहाँ पे डील करेंगे। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्लियर? जैसे इंडिया पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वैसे ही लार्जली आपको वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज मिलेगी जो मेल डोमिनेटेड है, रादर मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज आर मेल डोमिनेटेड। Long struggles by women have created some sensitivity towards that respect too, and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. Is it clear? आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, जो कि बेसिक फिलॉसफी है डेमोक्रेसी की। इक्वालिटी की बात कर रहे हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हो, इक्वल वोट इक्वल राइट्स की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में आज भी विमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जेंडर बायस्ड है आपकी सोसाइटी, तो फिर आप इक्वालिटी की बात कर ही क्यों रहे हो? इज इट क्लियर? देन that does not mean that women are actually always treated with respect. 21st century we are running and it is not surprise, बहुत से we may be privileged ones, लेकिन आप अगर आज भी डीप अपनी सोसाइटी में जाओगे, इंडियन सोसाइटी का ही अगर हम एग्जांपल ले, वैसे तो हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी विद रेफरेंस टू वर्ल्ड भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडियन सोसाइटी का ही एग्जांपल ले, और विद इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, विद इन द एजुकेटेड क्लासेस ऑल्सो, आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट आज भी एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? सो women are not being given their due respect even today. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. लेकिन जब कहीं ना कहीं आप देखो कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बातचीत होनी शुरू हुई ना, तो उस पर लोगों का ध्यान जाने लगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है, जो हो रहा है सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं गलत है, तो उसको एटलीस्ट एक प्रिंसिपल के तौर पे तो एक्सेप्टेंस मिली। अब जब उसको एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस मिल गई, तो आप उस पर लीगल इम्प्लीकेशंस भी बना सकते हो। लेकिन जिस चीज को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ ये गलत है, तो उस पर आप लीगली क्या ही करोगे? इज इट क्लियर? तो वर्ल्ड में जिस हिसाब से अलग अलग सोसाइटीज में विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हो रही है आज भी, तो एटलीस्ट उस टाइम पे जब विमेन सफरगेट जैसी मूवमेंट्स चलनी शुरू हुई, स्टार्ट हुई, उस टाइम पे एटलीस्ट इसको इन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किया गया कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women is wrong. Clear? In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal base, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. और जो सोसाइटी नॉन डेमोक्रेटिक है या प्रिंसिपल को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, यही नहीं मानना चाहती कि हाँ औरतों के साथ गलत हो रहा है, तो वो इसके लिए लीगली तो कुछ कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि लीगली कर लिया तो वो उनके अपने अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है आज भी ऐसी कंट्री है जहां पे विमेन आर टोटली उनको बुर्के में रहना पड़ता है, उनके लिए सोशल मीडिया का यूज फॉरबिडन है, उनके लिए फ्रीली मूव करना फॉरबिडन है, पर्दा सिस्टम आज भी फॉलो किया जा रहा है।
और हम ऐसी कंट्रीज का जिक्र ना करें और अपनी कंट्री का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ऐसी ऐसी फैमिलीज भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे अगर मेल फीमेल दो भाई भाई बहन के बीच में पढ़ाई को लेकर अगर चूज करना है कि कौन आगे पढ़ेगा, तो डेफिनेटली मेल जो है वो चॉइस रहेगी फैमिली की। क्लियर? विमेन आर गोइंग आउटसाइड, दे आर अर्निंग, दे आर ब्रिंगिंग मनी, स्टिल उनकी जॉब को जॉब नहीं कंसिडर किया जाता, एंड दे हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का यहाँ पर लेना देना नहीं है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों में ही आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? तो अगेन वही हम कंक्लूजन वहीं पे पहुंच रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, इट इज ओनली अ मीडियम टू रीच टू अ सॉल्यूशन। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, उन्होंने इसको एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसके लिए लीगल स्टेटस, लीगल इम्प्लीकेशंस भी बनाई हुई है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, उन्होंने इसको एज अ प्रिंसिपल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये गलत है ही नहीं, तो उन्होंने कोई इसके लिए लीगल प्रोविजन उनके पास नहीं है। इज इट क्लियर? देन there are instances still of case of caste based. Did I miss anything? Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. There are instances still of caste based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights. Freedom and dignity would have not legal moral force there. The same is true of caste inequalities. और यही केस आप देखेंगे कि कास्ट इनइक्वालिटीज में भी हमें देखने को मिलता है कि कास्ट के नाम पे इनइक्वालिटी तो काफी पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खत्म हो गई है ना, लेकिन आज भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं, बहुत सी फैमिलीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी, बहुत से विलेजेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे कास्ट इनइक्वालिटीज अगर पूरे तरीके से प्रेवलेंट नहीं है तो एटलीस्ट माइंडसेट में तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? तो वहां पर अब आप देखो कि कास्ट इनइक्वालिटीज के रिगार्डिंग भी बहुत सारे, क्योंकि उसको एज अ प्रिंसिपल हमने आइडेंटिफाई कर लिया व्हेन गांधी जी टॉक्ड अबाउट हरिजन एंड अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए। तो एज अ प्रिंसिपल तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए लीगल प्रोविजंस भी है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के बेसिस पे। लेकिन वहां गवर्नमेंट अपना काम कर चुकी है, चाहे डेमोक्रेटिक है चाहे नॉन डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट अपना काम कर चुकी है, लेकिन लोगों के माइंडसेट में जब तक चेंज नहीं आएगा तो सोसाइटी नहीं बदल सकती। और जिस चीज को लोगों के माइंडसेट से चेंज होना है और रिजल्ट उसमें तभी आएगा, तो फिर उसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्यों, वेदर इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है, या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है। तो इन द नटशेल जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि आप डेमोक्रेसी को, चाहे हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसके आउटकम्स क्या रहे, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं भी है तो उसके लिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के तौर पे अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर इट इज द पीपल who have to make its form of government a success, not government alone. Clear? Expectations from democracy also functions as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. हमारी जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से वो बहुत ज्यादा है। एक पैरामीटर डेमोक्रेसी अटेन करती है, हम उसके लिए दूसरा पैरामीटर राइज कर देते हैं। क्लियर? तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी अपनी पूरी तरीके से कसौटी पे खरी उतर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने एक के बाद एक उससे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बांध रखी है। As democracy passes one test, it produces another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. That is why when we ask people about the way democracy functions,
they will always come up with more expectations and many complaints. The fact that people are complaining is itself testimony to the success of democracy. क्लियर कि जब आप आज भी आप इतने सालों के बाद जब डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है 1947 में, तो भी हम अगर लोगों से जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में उनकी क्या राय है, तो एक के बाद एक एक्सपेक्टेशन पूरे होने के बाद भी उनकी और एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए वो यही कहेंगे कि अच्छी है लेकिन ये अचीव नहीं कर पाई, अच्छी है लेकिन ये अचीव नहीं कर पाई, ऐसा हो गया, अगर ऐसा और हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हर इंसान ऐसा ही है, एक चीज के बाद हमें दूसरी चाहिए। लेकिन जब हम ये मान चुके हैं कि एक तो अटेन हो गया ना, उसके बाद हम दूसरा मांग रहे हैं, दूसरा अटेन हो जाएगा तो हम तीसरा मांगेंगे, दैट मीन्स इन लेवल्स पे तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो इट itself signifies that democracy is better form of government as compared to any other form of government. It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at the power holders and the high and mighty. The public expressions of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. कि कहीं ना कहीं जब आप किसी से उम्मीद रखते हो कि वो बेहतरीन रिजल्ट देगा, तभी आप उसके लो लेवल परफॉर्मेंस से आपको डिससेटिस्फाइड फील होता है ना। अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं तो आप उससे एक्सपेक्ट ही क्यों करोगे? आप एक्सपेक्टेशन किससे रखते हो? आप एक्सपेक्टेशन उसी से रखते हो ना जिसने कुछ किया है, जो कुछ अटेन करके आपको दे रहा है, उसी से आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आपने यही एक्सपेक्टेशन डिक्टेटरशिप से क्यों नहीं रख ली? इज इट क्लियर? तो इसलिए हमें पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे लिए। अब तक डेमोक्रेसी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल और बढ़ गया है कि आगे जाके ये भी डेमोक्रेसी हमारे लिए अचीव करेगी। It transforms people from the status of subject into that of citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. Clear? ये डेमोक्रेसी ही है जिसने नेशनलिज्म आने के बाद में सब्जेक्ट्स से हमें सिटीजन्स बनाया। इससे पहले हम क्या थे? सिर्फ एक राजा की प्रजा और कुछ नहीं। राजा ने बोला हाँ तो हाँ, राजा ने बोला ना तो ना। तो डेमोक्रेसी है जिसने हमें सिटीजन्स बनाया, हमें हमारे राइट्स दिए और हमें एक फ्रीडम से जीने की आज़ादी दी। और आज कहीं ना कहीं आप देखोगे मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस बात को बिलीव करती है कि माय वोट इज इम्पॉर्टेंट, मेरे अपने इंटरेस्ट में भी, मेरी कंट्री के इंटरेस्ट में भी, और जो गवर्नमेंट बनेगी उसके इंटरेस्ट में भी। So what we need to conclude from this entire chapter of outcomes of democracy is कि डेमोक्रेसी की जो कसौटियां हैं जिस पे हम उसे परखते हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और एक के बाद एक हम जितने भी टेस्ट डेमोक्रेसी के लेंगे, हो सकता है कुछ लेवल्स पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कम रही हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का एक माध्यम है। अपने आप में प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हमें ही उससे निकालना पड़ेगा। सो कंक्लूजन, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, अगर इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी कम है, अगर अकोमोडेट नहीं कर पा रही सोशल डाइवर्सिटी, तो ये सफिशिएंट रीजंस नहीं है डेमोक्रेसी को छोड़ देने के। इसलिए डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर ही है। इज इट क्लियर? गॉड ब्लेस यू ऑल।